कि मैं अपनी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आया मेरी लाइफ में जब मैं भयंकर एक लोन में, कर्ज़े में डूब गया। एक मेरे को कैंसर हो गया। जहाँ मैं महलों में रहता था वहाँ पे बिल्कुल मैं लाइफ में एक किराए के मकान में आ गया। मैं कभी चाहता नहीं था कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूँ, एक मैं आचार्य बनूँ, तो मेरे लिए आज मेन प्रोफेशन बन गया। इस प्रकार मून साइन ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है और वही आपकी राशि है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि 90% युवाओं को अपनी राशि, आप रिश्तों को ये तो चेक कर लेते हैं कि आपके आपस में गुण कितने मिलान हो रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि उसकी लाइफ में शादी की स्टेबिलिटी है कि नहीं है। यदि आपके 36 में से 33 गुण भी मिल जाएं और आपका 7वां घर खराब है तो आपकी शादी नहीं चलेगी। साल में तो हो गया, लेकिन जब शादी का घर ही बेकार है तो गुण मिलान क्या करेगा। और जितने भी आईपीएस हैं, जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, उनमें कुंडली में सूर्य और मंगल मजबूत होंगे तो वो आईएएस हैं। और यदि कोई किसकी कुंडली में सूर्य और मंगल उच्च का होकर नीच का हो गए, वो आतंकवादी बनेंगे। आतंकवादी बनेंगे, नेगेटिव। वो समाज, एक समाज का सुधारक होगा और एक समाज का विनाशक होगा, लेकिन दोनों की कुंडली में सूर्य और मंगल बलवान होंगे। सलाम, नमस्ते इंडिया। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉमनर्स ऑन काउच। आज के हमारे गेस्ट होंगे आचार्य लवभूषण जी और उनसे हम लोग बात करेंगे वास्तु, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के कई पहलुओं के बारे में। तो चलिए अपने सवालों के साथ सीधे चलते हैं आचार्य जी के पास। वेलकम सर, नमस्ते। नमस्ते जी। तो आज सर सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं आपके जरिए कि कौन है आचार्य जी। आप 2 लाइनों में अपने बारे में प्लीज बताइए। जी, मैं आचार्य लवभूषण। एक्चुअली में जो मेरी एस्ट्रोलॉजी की जो जर्नी है वो बहुत एक किसी भी कहानी या किसी भी स्टोरी के रूप में कम नहीं है। बिल्कुल। ये बड़ा एक्सीडेंटल हुआ कि मैं अपनी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आया मेरी लाइफ में जब मैं भयंकर एक लोन में, कर्ज़े में डूब गया। एक मेरे को कैंसर हो गया। जहाँ मैं महलों में रहता था वहाँ पे बिल्कुल मैं लाइफ में एक किराए के मकान में आ गया। और हर तरह से जिसे कहते हैं ना कि परेशानियों ने मेरे को जकड़ लिया। तब एक एक्सीडेंटली एस्ट्रोलॉजी मेरी लाइफ में आई और इसने पूरी मेरे को लाइफ में चेंजेस लेकर आई। और मैं एस्ट्रोलॉजर कभी भी बनना नहीं चाह रहा था, तो लेकिन जब मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हुआ तो लोगों ने मुझसे पूछा आकर कि आप कैसे सक्सेस हुए। तो मैं लोगों को बताने लग गया। तो एक माउथ पब्लिसिटी से आज जो मेरा बिल्डर का मेन प्रोफेशन है वो तो एक साइड बिजनेस बन गया है। और जो मैं कभी चाहता नहीं था कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूं, एक मैं आचार्य बनूं, तो मेरे लिए आज मेन प्रोफेशन बन गया, क्योंकि आज एस्ट्रोलॉजी मेरे ब्लड के अंदर है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने इंडिया में, मैं ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है जिसको मैंने छोड़ा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो। और कोई भी ऐसा जो एस्ट्रोलॉजी सिखाने वाला है जिसे मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी नहीं हो। कोई मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में जहाँ से भी जितना पता लग सके मैं उतना जानना। उसको बाद में मैंने क्रक्स लाइफ का निकाला, उसको सबसे पहले अपने ऊपर लागू किया। और फिर जब मैं लोगों को बताने लगा तो लोगों को ऐसे इतने अच्छे फायदे होने लगे, ऐसे अच्छे अनुभव लोगों ने साझा किए, तो एक ऐसी माउथ पब्लिसिटी हो गई पूरे ब्रह्मांड में कि आज मेरे को इस प्रोफेशन में आचार्य लवभूषण के रूप में आना पड़ा। बिल्कुल। अब जैसे आपने बताया आज तो आप कोई पहचान के मोहताज है नहीं कि आपको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। आपने अपनी जर्नी बताई कि एक सिचुएशन थी जिससे आप निकले एस्ट्रोलॉजी के थ्रू और इसीलिए आपको शायद भरोसा भी उसमें और क्यूरियोसिटी भी बढ़ी। पर जैसे आप बता रहे थे मुश्किल परिस्थिति थी, तो उसमें कोई ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर थे जिनको आपने कंसल्ट करा या आप डायरेक्टली बुक्स और किसी से बात करना और ऐसे? देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने एस्ट्रोलॉजी से कंसल्ट किया। तो मेरी मदर मेरे को वहाँ पे ले गई जब मैं टाटा में एडमिट था, मुंबई में कैंसर हॉस्पिटल में। तो हमने वहीं पे किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मुंबई में पास में। तो जब हमने उसे कंसल्ट किया तो उसने मुझे कुछ एक दो रेमेडीज बताई। उसमें मैंने पूछा कि लाइफ में, उसने कुछ मेरे बारे में बताने की कोशिश भी की कि आप लाइफ में ऐसा हुआ। तो फिर मेरी ना क्यूरियोसिटी बढ़ी कि तेरे को ये सब मालूम कैसे मालूम चला। तो मैंने कुछ और क्वेश्चन पूछे तो जिनका जवाब मुझे को नहीं मिला। अच्छा। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं बात आ गई कि इस बंदे को ये बात कैसे पता लगी, मतलब कि साइंस में कुछ ना कुछ तो है। तो मैंने रेमेडीज को बड़ा ना मन से करना शुरू किया। मैंने उसको एक अपने बोलते ना कि एक प्रोजेक्ट के रूप में मैंने करना शुरू किया। तो मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आए। मैं दोबारा उस बंदे के पास गया 10 क्वेश्चन लेके, लेकिन वो मेरे क्वेश्चन का आंसर मेरे को सेटिस्फाई नहीं दिया। जो अपने एक ना वाई का आंसर हो तो गया, लेकिन कैसे वाई क्यों हुआ, वाई मुझे नहीं दे पाया। तो फिर मैंने इसके बारे में ना मैंने मन ही मन एक
मेरे अंदर विचार चल पड़ा कि बिल्कुल। साइंस में जो कुछ है जो अभी तक इंडिया में हम्म। इसको प्रेजेंट नहीं किया गया, तो मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने बहुत सारी किताबें मंगाई, मैंने यूट्यूब पे देखना शुरू कर दिया, एस्ट्रोलॉजी को सुनना शुरू किया। एक ऐसे मैंने, अब मेरे मन में था कि मुझे कुछ एस्ट्रोलॉजी सीखना है या कुछ काम करना है, तो ऐसे नहीं करना है कि जैसे सिर्फ काम के हिसाब से कर सिर्फ दिया काम उसको। के हिसाब से हाँ। नहीं, तो मैंने ऐसे विद्वान लोगों से मिलना शुरू किया जिनकी एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी पकड़ थी। और लकीली मेरे को अभी कुछ टाइम पहले मेरे गुरु ऐसे मिले, अभी भारत में भारत सरकार के द्वारा 5 लोगों को ही मार्कंडे दी गई है, मार्कंडे की उपाधि। मार्कंडे ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक मार्कंडे ऋषि की उपाधि दी जाती है। पूरे भारत में, भारत के इतिहास में सिर्फ 5 लोगों को दी गई है, और उसमें से 4 लोग अभी दुनिया में नहीं है। तो एकमात्र मार्कंडे बचे हैं, और वो मेरे गुरु हैं। और उनके बाद मैंने, वो गुरु कैसे बने इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। तो उनके आशीर्वाद से, इसमें एक मार्कंडे चंद्र स्वामी भी थे, जो इंडिया में जिसको अब सब लोग जानते हैं। बाकी 4 मार्कंडे ऋषि जिनको मिली उनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो आज मेरे जो गुरु हैं वो श्री मार्कंडे जी हैं, जिनको भारत सरकार से मार्कंडे मिली हुई है। और उनके आशीर्वाद से मैं सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में करने में लगा हूँ कि किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी की मदद से आप नेचर से वो सब चीजें लेके आ सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। बिल्कुल सर, जैसे आपने ही अभी मेंशन किया कि आपका किसी इंसिडेंट से विश्वास वहां तक पहुंचा कि मतलब ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ, इसको कैसे पता था, ये बात है ना। तो ये होगी हमारा विश्वास कि हमें पता है, और कई हद तक सभी जानते हैं कि मतलब एस्ट्रोलॉजी में विश्वास तो है ही हमारा। तो सर, इन अंधविश्वास और एस्ट्रोलॉजी में विश्वास में मेरे को लगता है एक बारीक कोई लाइन होगी जिसके बारे में आप बता पाए कि मतलब क्या ऐसा टाइम आ जाता है कि ये अंधविश्वास है, अब मतलब एस्ट्रोलॉजी यहाँ खत्म हो रही है और अंधविश्वास कई हो गया, लोग सही गाइडेंस भी दे रहे हैं और कई लोग नहीं भी दे रहे हैं। अल्टीमेटली बिजनेस भी है कई लोग, क्योंकि हर कोई तो काफी, अब कह सकते हैं कि सब काम के हिसाब से ही करते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में एक बहुत बड़ी एक आपको ये विश्वास है कि ये अंधविश्वास है, आज आपको सबसे बड़ा एक साइंस का रूप में इसको बताना चाहूंगा। आप आज आपको सबको मालूम है कि अब ये न्यू ईयर कौन सा चल रहा है, कैलेंडर ईयर कौन सा चल रहा है, इंग्लिश कैलेंडर 2024। और क्या आपको पता है जो भारतीय जितने भी बच्चे हैं, जितने भी युवा हैं, क्या वो जानते हैं कि विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, हिंदू कैलेंडर ईयर कौन सा चल रहा है? आप भी नहीं जानते होंगे। तो जितने भी व्यूअर्स इस चैनल को देख रहे हैं वो भी नहीं जानते कि हिंदू कैलेंडर कौन सा चल रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा अभी 2083 हिंदू कैलेंडर चल रहा है। 2083 से पहले क्या हिंदू कैलेंडर नहीं थे? क्या पहले संविधान नहीं था या पहले ईयर नहीं थे? ऐसा था, लेकिन 2083 वर्ष पूर्व, उससे पहले विक्रमादित्य एक नाम के एक राजा हुए थे, विक्रम संवत जिसको बोलते हैं। तो विक्रम संवत क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2083 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य नाम के एक महाराजा राजा हुए थे जिनका एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा विश्वास था। तो उन्होंने क्या किया, उससे पहले जितने भी कैलेंडर हिंदू में चल रहे थे, उन्होंने सभी कैलेंडर को इकट्ठा किया और एक अपना विक्रम संवत के नाम से एक नया कैलेंडर लॉन्च किया जिसे विक्रम संवत बोला जाता है। तो ये 2083 पूर्व उन्होंने बताया कि एक साल में किस तरीके से 360 365 दिन होते हैं, साल में 12 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। और उन्होंने पूरी की पूरी गणना बहुत ही अच्छी तरीके से की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आप बोलते हैं विश्वास और अंधविश्वास की बात, कि नासा ने 59 साल के बाद एक कैलेंडर लॉन्च किया, वो हूबहू विक्रम संवत से मिलता है। आप देखें ना, आज भी 7 दिन है और दिनों के नाम भी वही हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। वही दिन जो हिंदू कैलेंडर में 2083 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया था, और जिसमें मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि इसमें लीप ईयर आता है इंग्लिश कैलेंडर में, क्या हिंदू वर्ष में आता है? बिल्कुल आता है। इसे बोलते हैं अधिक मास। जिसे एक मास ऐसा है जिसमें हर 3 साल के बाद एक महीना दिन आता है जिसमें एक दिन आपका दिन ज्यादा होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब इन्होंने कैलेंडर तो बना दिया, लेकिन इन्होंने गलती कर दी कि संडे की छुट्टी कर दी, जबकि छुट्टी किसकी होनी चाहिए थी? शनिवार की। क्योंकि इन 7 ग्रह में से जो सबसे आलसी ग्रह है, जो सबसे आराम का ग्रह है, वो कौन सा है? शनि। शनु जिसे सबसे स्लो प्लैनेट बोलते हैं। और आपको भी जानकर हैरानी होगी, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि शनि एक ग्रह ऐसा है जहाँ पे जो पृथ्वी के 30 साल हो जाते हैं, तो शनि ग्रह का एक दिन होता है। सबसे स्लो प्लेनेट है। और मैं आपको बताता हूँ पूरे वर्ल्ड में, इतिहास में एक ऐसा भी कंट्री है जहाँ पे शनिवार को छुट्टी होती है, जबकि दिन कौन सा छुट्टी होनी चाहिए? मैंने क्या बोला था? शनिवार को। और
रविवार कौन सा दिन है? रविवार सूर्य का दिन है। इस दिन तो काम होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। जबकि हम लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग क्या करते हैं, संडे को पकोड़े खाए जा रहे हैं, छुट्टी मनाए जा रहे हैं, हालत मनाए जा रहे हैं, हम भी करते हैं। लेकिन दिन कौन सा होना चाहिए राम का? शनिवार। और आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में एकमात्र कंट्री ऐसा है जहाँ पे शनिवार को छुट्टी होती है। बताइए कौन? नेपाल। अच्छा। नेपाल एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे जो हिंदू राष्ट्र कंट्री था पहले, अभी वहाँ पे उसको धर्मनिरपेक्ष कंट्री बोला गया, जो हिंदू राष्ट्र, जहाँ पे आप पूरी हिंदू मान्यताएं मानी जाती हैं, तो वहाँ पे शनिवार के दिन आज भी छुट्टी होती है। और इसके बाद पहले शुक्रवार को छुट्टी कौन सा कंट्री मानता था? पाकिस्तान या बांग्लादेश। क्योंकि उनको पता था कि जो फंडे है ये फ्राइडे है, ये मस्ती का दिन है, ये काम मतलब कि इंजॉयमेंट का दिन है। तो ऐसा हमारे एस्ट्रोलॉजी में लिखा गया कि फ्राइडे फंडे है, इंजॉय का दिन है, शनिवार आराम का दिन है, और वापस संडे को काम करने का दिन है। तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से पहली बार इंटरव्यू किसी भी इंटरव्यू में बता रहा हूँ कि मैं ऐसी रीत मैं एक नए युग की शुरुआत करना चाहता हूँ जिसमें शनिवार छुट्टी का दिन होना चाहिए और संडे जो रविवार है ये काम का दिन होना चाहिए। देखते हैं इसमें कितनी सफलता आगे मिलती है। फ्राइडे पार्टी का दिन होना चाहिए। मतलब वीकेंड होना चाहिए, फ्राइडे सैटरडे, संडे से काम करिए। संडे से काम करिए। संडे गवर्नमेंट का दिन है, संडे अफसर का दिन है, संडे आपको काम करने का स्टार्ट का दिन है। आप देखिए, मैं आपको पूरे हफ्ते की कथा सुनाता हूँ कि किस दिन के तरीके से दिन बनाएंगे थे। शुरुआत का दिन कौन सा होगा? रविवार। रवि सूर्य का दिन। एसोसिएशन का दिन मंडे। मंडे का मतलब होता है कि आप दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हो गया, आप दोनों के बीच में एसोसिएशन हो गया, अब आप डील हो गया, ये मंडे का एसोसिएशन का दिन है। मंगलवार एनर्जी का दिन है। मंगल एनर्जी, पावर, गर्मी, हार्डली आपको मेहनत का दिन है कि अब आपने जो आपके बीच में एसोसिएशन हो चुका है उसके बीच में आप पूरे वर्किंग कीजिए, पूरे काम में जुड़ जाइए। और जो बुधवार का दिन है वो डिस्कशन का दिन है, वो वार्तालाप का दिन है कि जो हमने काम किया अभी तक पिछले 3 दिनों में उसमें हम किस सफलता में पहुंचे, एग्रीमेंट, स्ट्रेटजी, ये लेखा जोखा का दिन है, बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है। और गुरुवार का दिन है कि अब प्लानिंग करें कि अब इसको नेक्स्ट में कैसे एक्सपांड किया जाए, इसको नेक्स्ट वीक में आगे कैसे लेके जाए, प्लानिंग का दिन है। और शुक्रवार फिर आप एंजॉय कीजिए, पार्टी कीजिए फ्राइडे को, और जो आपने कमाया है पिछले 3 से 4 दिनों में उसको मस्ती कीजिए, उड़ाइए। और शनिवार आराम का दिन है और वापिस संडे से काम का दिन है। तो इस तरीके से पूरे के पूरे वार, पूरे के पूरे ग्रह और राहु और केतु की बात यदि आप करते हैं तो ये छाया ग्रह हैं, इनका ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसलिए इनको ना तो कोई राशि दी गई है और ना ही इनको कोई दे दिया गया। मतलब इतने सिंपल टर्म में कंफ्यूजन दूर हो गया ना काफी। और मतलब पहली बार ये समझ में आया कि अच्छा हर दिन का भी कोई मतलब है काम के जरिए। बिल्कुल, मतलब ये नहीं तो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्यों हम फ्राइडे को शुक्रवार ही बोलते हैं। अल्टीमेटली ग्रहों से ही तो रिलेटेड है, ग्रहों से रिलेटेड है, लेकिन इतनी बेसिक चीज है कि कभी ध्यान भी नहीं जाता है इनमें। तो आचार्य जी, अब हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली जैसा आपने समझाया, हम लोगों को शायद ज्ञान नहीं था, तो साइंस ही है ये बेसिकली, है ना? बिल्कुल साइंस है, तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन एक चीज है जो मेरे को पर्सनली भी थोड़ा बॉदर करती है कि हम डेस्टिनी में विश्वास रखें कि भाई ये लिख दिया गया है, मेरा जन्म इस टाइम पे हुआ, इस टाइम पे ग्रहों की दशा ये थी, तो ये तो लिखा हुआ है, मतलब परमानेंट, तो जो होना है वो तो होना ही है। या फिर कर्मों पर ज्यादा विश्वास रखें, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मेरे जैसे इंसान। आप अकेले ऐसे आदमी नहीं है कि यहाँ पे जब बात आती है कि हम कर्म योगी बने या भाग्य को साथ में लेकर चले। तो मैं आपको बताता हूँ, जब ये इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ था तो मैं भी अपने आप के मतलब कि जब आदमी बहुत बड़ा होता है ना तो क्या बोलता है कि कर्मों पे विश्वास करो, कर्म योगी बनो, कर्म करते रहो तो आपको सफलता मिलेगी, माइंड से काम करो, समाज से काम करो। तो क्यों ऐसा होता है कि एक व्यक्ति तो बड़ा जो भी काम को करता है उसका हर काम सफल होता जाता है, और क्यों ऐसा होता है कि एक आदमी किसी भी काम को हाथ लगाता है तो हर काम में उसको पराजय मिलती है, असफलता मिलती है, निराशा मिलती है, उसका नाम बदनाम होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि एस्ट्रोलॉजी कभी किसी को ये नहीं कहती कि आप कर्म मत करो। क्या मैं काम नहीं कर रहा? क्या आप नहीं काम नहीं कर रहे? मैं रोज रात को सुबह उठता हूँ 6 बजे और रात को 12 बजे तक काम करता हूँ। कर्म करना कभी भी ऐसा एस्ट्रोलॉजी में नहीं बताया गया, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ये बताया गया है कि आपके लाइफ में यदि कुछ समस्याएं हैं तो आप उसको कैसे कम कर सकते हैं, आप उसको कैसे डाइल्यूट कर सकते हैं। आपको यदि आपको अपने पुराने जन्मों में कोई बुरे कर्मास किए हैं वो आपको भुगतने पड़ेंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। इसमें दुनिया की कोई ताकत नहीं है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी आदमी है, वो उसको काट नहीं सकता, लेकिन वो उसको कम कर सकता है, वो उसको डाइल्यूट कर सकता है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि सामने बारिश आने वाली है तो आप कोई तो हो सकता है कि आप छाता लेके बाहर निकलें तो आप रेनकोट ले लें, प्रिकॉशन ले लें, तो आपके लिए चीजें ठीक आसान होती है। सब वेदर रिपोर्ट आता है कि आपने कहीं माउंटेन एवरेस्ट पे जाना है तो कब बर्फ गिर सकती है, कब क्या हो सकता है। तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजी काम करती है कि यदि आपने हर एस्ट्रोलॉजी के एक कुछ प्लेनेट के कुछ ग्रह हैं, हर प्लेनेट के कुछ जानवर हैं, ठीक है, उनके कुछ पौधे हैं,
कुछ कलर्स हैं, हम्म, कुछ खाने पीने की वस्तुएं हैं। यदि आपको वो चीज़ें, आपको जो बुरे ग्रह आपको बुरे जल दे रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को मत पहनिए, वो कलर मत पहनिए, उन चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित मत कीजिए। आप देखिएगा कि आपको लाइफ में जो कलर सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, आपको कौन सा कलर आकर्षित करता है? मान लीजिए, सफेद तो इसका मतलब कहीं न कहीं चंद्रमा आपका खराब है। 12वें में बिल्कुल सही बोला। तो ऐसे ही देखो, इसका मतलब है कि ओहो, जो आपके फिर मैं दुश्मन ब्लैक बोल ग्रह दूंगी तो ज्यादा हैं, गड़बड़ हो जाएगा नहीं? तो आपका कलर कौन सा आकर्षित है? मतलब मेरे को हमेशा से ब्लैक करता, अब जाके मैं तो कंट्रोल किया है, तो लेकिन यदि आपका ब्लैक ग्रह आपको ज़्यादा आकर्षित करता है, इसका मतलब शनि कहीं न कहीं आपका खराब है। तो मतलब समझिए कि वही दुश्मन ग्रह है, ही आपको अपने पास से वो आपको जकड़ना चाहते हैं। वो आपको निकलने नहीं देना चाहते कि हम यहाँ से निकल जाएँ। आपको निकलना है, तो यही एस्ट्रोलॉजी बताती है कि आप व्हाइट कलर को थोड़ा-सा अपनी लाइफ में दूर कीजिए। ब्लैक चीज़ों को, ब्लैक का मतलब है तली हुई चीज़ें नहीं खाइए। अच्छा। चंद्रमा का मतलब है कि आप मेडिटेशन कीजिए, हम्म, अपने मदर के पास में ज़्यादा रहिए। तो ऐसे लोग इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं, जिनका चंद्रमा 12वें घर में होता है। हाँ, मन चंचल होता है, ऐसे मैंने सुना था पहले हाँ। से। तो इस तरीके का पैसा नहीं टिकता है, कितना भी पैसा आ जाए, पैसा रहता नहीं है। तो इसी का आप कुछ उपाय आप मुझसे पूछें, मैं आपको कुछ बता दूँ, तो आपकी ही मन चंद्रमा मजबूत होने तो लगेगा। चौथे घर चंद्रमा में आपके ठीक होगा काम, कि नहीं होगा लेकिन? चौथे घर चंद्रमा में चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। कर्क राशि। चंद्रमा चौथे घर में सबसे बेस्ट होता है, लेकिन वहाँ पे राशि अच्छी होनी चाहिए हम्म, और उसके ऊपर किसी भी शत्रु ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। सबके अच्छा, उपाय वो उन्होंने बताया हाँ, क्या हर है। तरह से वो देखा जाता है फिर। तो देखा जाता है, तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी काम करती है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं, तो ग्रह आपके साथ में हो जाते हैं, शत्रु वाले ग्रह आपका पीछा छोड़ देते हैं और आपके काम बनने लग जाते हैं। बहुत कॉम्प्लीमेंट। सफेद पहना है मैंने अट्रैक्ट कर रहा है एक्चुअली तुम्हें। वो चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी, जो शत्रु ग्रह है वो आपको आपकी पीड़ा से बाहर निकलना चाहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको बात समझाता हूँ। आपके घर में कोई शादी है, आपके घर में कोई फंक्शन है, तो आप शत्रु को बुलाएँगे कि मित्र दोस्तों को बुलाएँगे? मित्र को। मित्र को बुला आप किसी समस्या में सबसे पहले मित्र को बुलाएँगे, शत्रु को? मित्र को बुलाएँगे। तो इसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी में आपके शत्रु ग्रह भी होते हैं, आपके मित्र ग्रह भी होते हैं। लेकिन जानने-जानने में हमें मालूम नहीं ना कि आपके शत्रु कौन ग्रह सा है? कौन से हैं और हाँ। मित्र ग्रह कौन से हैं। तो आपने क्या कर दिया कि आपने अपने शत्रु ग्रहों को अपनी तरफ अटैच करके रख लिया। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल से बताऊँगा कि आपका एक रवि नाम का लड़का है, वो आपका शत्रु है, और एक लक्ष्मण नाम का वो है, वो आपका मित्र है। अब लेकिन लक्ष्मण को रवि भाता नहीं है, और लक्ष्मण आपका मित्र है, लेकिन लक्ष्मण रवि का शत्रु है। अब आपने अपने तरफ रवि को आकर्षित कर रखा है, और लक्ष्मण आपका जो मित्र है, वो आपके बारे में सोचता है, आपका हित करना चाहता है। वो उसे अच्छा नहीं लगता कि आप रवि से बात करें। वो मजबूरी से इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि आप लक्ष्मण को छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये कहता है कि लेकिन वो तो लक्ष्मण तो आपका पहले से ही क्या करना चाहता है, रवि नुकसान करना चाह रहा है, और लक्ष्मण आपका फायदा करना फायदा चाह रहा है। करना। लेकिन आपने लक्ष्मण को प्रिंट कर रखा है, और रवि चाहकर भी आपका अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी बताती है कि भैया, अब आपका जो मित्र है वो रवि नहीं, वो लक्ष्मण है। आप इससे दूर रहिए और लक्ष्मण को अपनी तरफ पास में रखिए। ये तो पहले आपको आपका नुकसान करने आया है, बिल्कुल। आपका घर उजाड़ने आया है। ये एस्ट्रोलॉजी ऐसे करती है, जब ऐसा काम कर लेती है तो लाइफ आपकी बहुत स्मूथ हो जाती है। तो सर, जैसे यही हम बात कर रहे थे, अब हम साइंस की बात, मतलब ये साइन मतलब मून साइन और इन सब की बात करें, तो मतलब ये भी कंफ्यूजन है कि आप देखें किससे। मतलब आजकल तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सब जगह आप भी देख रहे हो कि सब बताने वाले हैं, ठीक है? तो जैसे जैसे बताने वाले बढ़ते जाते हैं, उतनी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता है। तो जैसे मेरे को किसी को भी आज की प्रिडिक्शन देखनी है या कोई भी देखना है, वहाँ लिखा भी नहीं होता है कि क्या से देखना है। तो मून साइन हो गया, सन साइन हो गया, नया मैंने सुना है राइजिंग साइन है। मुझे तो खुद को भी पर्सनली भी कंफ्यूजन है कि देखना किससे होता है, एक्यूरेसी किसमें है। देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि अभी एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नाम से एक नया शब्द हमारे पास आ गया है, हाँ। जिसमें उन्होंने बोला है कि आपका जन्म इस महीने की इस तारीख को हुआ है, तो आपका ये सन साइन है, आपकी सूर्य की राशि है। तो लेकिन ये राशि को देखने का तरीका बिल्कुल ही गलत है। इस तरीके से आपको राशि नहीं निकाली जानी चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक नई खोज करने की कोशिश की है, नई तरीके करने की कोशिश की है, जबकि यह भारतीय शास्त्रों में जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को लिखा है, उन्होंने इसके बारे में कोई विवरण नहीं दिया है। आपको मैंने अभी एक एनी टाइम वास्तु के नाम से मैंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। आप उस एप्लीकेशन को एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वो एप्पल में भी है, वो एंड्रॉइड में भी है, उसकी एप्लीकेशन भी वेबसाइट भी है। आप उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह सब डालेंगे तो एक पूरी आपकी चार्ट पूरा बनकर आ जाएगा। आपको ये देखना है कि आपका चंद्रमा किस हाउस में है। चंद्रमा जिस भी हाउस में है, जैसे आपने बोला कि चंद्रमा आपका 12 नंबर हाउस में है, तो वहाँ पे नंबर कौन से बैठे हैं इतना कुछ पता नहीं मालूम है, ठीक है। वहाँ पे आपको देखना है कि वो नंबर कौन सा है। यदि वहाँ पे 12 नंबर है तो मतलब मीन राशि है, यदि आपका 1 नंबर है तो मतलब आपका मेष राशि है। तो इस प्रकार मून साइन ही सबसे ज्यादा
पावरफुल है और वही आपकी राशि है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि 90% युवाओं को अपनी राशि सही नहीं पता है। यही मेरे यही पास कंफ्यूजन है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, मुझे बोलते हैं कि सर मेरी कर्क राशि है। जब मैं हम्म। बोलता हूँ कि कर्क राशि नहीं है, आपकी तो कुंभ राशि है, आपकी तो तुला राशि है। जैसे कि जो आप बताते हैं ना, वो न्यूज़पेपर में वो डेट के हिसाब से आता डेट के हिसाब से आता है, मेरी- जबकि मैं खुद देख के हैरान हूँ कि भारतीय न्यूज़पेपर वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब हाँ, से ही zodiac छाप रहे, sign जोडिक करके। साइन के सब बता रहे, जबकि कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है कि सूर्य की भी कोई राशि होती है। राशि हमेशा चंद्रमा ग्रह से देखी जाती है, और चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह है जो हर दिन एक नक्षत्र में विचरण करता है, और सबसे फास्ट मूवेबल प्लेनेट भी चंद्रमा होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। आपको मालूम है कि महादशा अंतर्दशा कुछ होती है, हाँ, सुना ठीक है? तो ये ध्यान रखिए कि चंद्रमा जन्म के समय जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र का जो लोड होता है वो आपकी महादशा होती है, और चंद्रमा जिसके सब सब लोड में होता है वो आपकी अंतर्दशा होती है, जिसके सब लोड में होता है वो आपकी प्रत्यंतरदशा होती है। तो चंद्रमा चंद्रमा एंड चंद्रमा, तो ही मतलब चंद्रमा हमारी में है। कुंडली में चंद्रमा ग्रह का ही सबसे अच्छा रोल है। आज आपको आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये भी पता लग गया कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर मेरी दशा महादशा कौन सी चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है, तो ये डिसाइड कौन करता है? ये भी चंद्रमा डिसाइड करता है कि आपके जन्म के समय चंद्रमा किस ग्रह के नक्षत्र में है, उस ग्रह का लोड आपका आपकी सबसे पहली महादशा होगी, और जिसके सब लोड में है वो आपकी अंतर्दशा होगी, जिसके सब लोड में है वो आपकी प्रत्यंतरदशा होगी। तो मतलब चंद्रमा राशि ही सबसे सही राशि मून है, साइन ही और सबसे मून ये है। साइन ही से ही आपको कैलकुलेशन करना चाहिए। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, मैंने आपको बता दिया, दोबारा फिर बता रहा हूँ, आप एनी टाइम वास्तु एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एनीरम एनी टाइम एनी वास्तु, टाइम एनी टाइम वास्तु, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, हम्म। अपनी बर्थ डिटेल डालिए, और आपको अपनी राशि के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में मतलब अपने चौथे घर में 4 नंबर हो गया तो कर्क राशि हो तो गई, कर्क चंद्र राशि हो गई। मेरी। और यदि वहाँ पे चौथे घर में मान लो 7 नंबर है तो तुला राशि मानी जाएगी। मेरी तो अच्छा। जिंदगी कंफ्यूजन में गई है, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी जो आता है डेट के हिसाब से ज़ोडिएक 21 या 22 को चेंजिंग होता है ना। मेरा बर्थडे है 22 जुलाई, अब वो जुलाई अगस्त का 31 का आधे न्यूज़पेपर उसके हिसाब से लियो बताते हैं, आधे कैंसर बताते हैं। तो ये दोनों ही राशियां आपकी गलत है, नहीं है। गलत है। दोनों ही राशियां गलत है। तो आपको आपकी राशि मून साइन के हिसाब से कैलकुलेट करनी है, और उसी के हिसाब से आपका नेचर होगा। अच्छा, मतलब घर में भी नंबर लिखे होते हैं तो उसके हिसाब से वो कौन सा ग्रह मतलब है, तो उस हिसाब से आपकी जी राशि जी डिसाइड होती है। डिसाइड होगी। बिल्कुल। अब जैसे आचार्य जी, एक और सवाल है मेरा, कुछ एक्यूरेसी से रिलेटेड। जैसे हर कोई नहीं होता, स्पेशली पुरानी जनरेशन के लोग, जिनको अपना एग्जैक्टली आई गेस 3 चीजें पता होनी चाहिए, टाइम, डेट और प्लेस ऑफ बर्थ, जिससे हम आगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में अपना चार्ट बना सकते हैं, जो भी है। कई लोग होते हैं जिनको टाइम तो स्पेशली नहीं पता होता, या पता होता है तिथि पता होती है, वो भी इसके पूर्णिमा थी, ये दिन, ये हाँ। मास था, कार्तिक का और ये था, बट नहीं पता होता है जनरली। फिर ऐसे लोग अपनी कुंडली कैसे बनवाएं, या उनके पास क्या रास्ता है? मतलब बिल्कुल आसान है। आप क्या मानते हैं कि हमारी एस्ट्रोलॉजी इतना डेवलपमेंट नहीं है? कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। अभी जैसे आपका जन्म, मान लीजिए मुझे आपने बताया, आपको समय पता है कि 12:49 पे आपका जन्म हुआ है। बिल्कुल। अभी एस्ट्रोलॉजी में ये तक आ गया है, जो नई टेक्निक आई है, कि 1 सेकंड में भी 4 बच्चों का जन्म होता है पूरे वर्ल्ड में। बिल्कुल। तो उसमें भी सेकंड के भी सेकंड निकालने, हमने माइक्रो सेकंड भी निकालना शुरू कर दिया है। तो हम इंडिया के अंदर 10 से 12 एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जिन्होंने इस टेक्निक का भी यूज किया है, जिसमें माइक्रो सेकंड की कुंडली भी आपको बना देते हैं। और दूसरा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुंडली नहीं है, इसमें बहुत सारी टेक्निक है, जिसे हम होरारी टेक्निक और प्रश्न कुंडली बोलते हैं। तो जैसे इसमें माना जाता है कि जब आप मेरे पास आए तो उस समय ग्रहों की चाल क्या थी, और हम आपसे एक नंबर पूछते हैं कि 1 से लेके 249 के बीच में एक नंबर बोलिए। जब आपके एक ऐसा नंबर बोलिए जो आपका लकी नंबर नहीं है, तो इंस्टेंटली आपके दिमाग में एकदम से आया है। तो जब वो नंबर बोलते हैं, तब नंबर जैसे हम अपने लैपटॉप में डालते हैं तो एक होरारी कुंडली बनकर आ जाती है, और उसके पैदल हम एक प्रश्न कुंडली बनाते हैं। तो हम दोनों की मदद से हम आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं। जैसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, वो चीज़ें 90% आपकी मैच होती हैं कि आपकी लाइफ में पहले ये रहा है और अभी आप किस क्वेश्चन को लेकर आए हैं और आपकी पीड़ा क्या है। तो उसका आंसर फिर एस्ट्रोलॉजी से कैलकुलेशन करके आपको बता दी जाती है। बहुत ही गजब चीज हो गई। मतलब रास्ता बन जाता है उनके लिए 100% भी। रास्ता है। हाँ। ऐसा नहीं है। अभी आप ये तक भी जान सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, यदि आपकी जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली सब कुछ आपके पास, जन्म भी, समय है, प्रश्न भी है, फिर भी आप जानना चाहें कि मेरे मन में भी क्या चल रहा है, तो भी मैं आपको प्रश्न कुंडली के में बता सकता हूँ कि अभी आपके मन में क्या चल रहा होगा। तो सर, जैसे आपको काफी नॉलेज है पूरी एस्ट्रो की या न्यूमरोलॉजी की, वास्तु की, तो क्या इन सब का आपस में कनेक्शन होता है? मतलब अगर मुझे वास्तु देखना है तो शायद उसका ये नंबर भी होगा, या फिर एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्शन है, या अपना अपना अलग अलग तीनों? नहीं, अभी देखिए, ये आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया, ये आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया।
मैं आपको बात बताऊँगा कि जो वास्तु और न्यूमरोलॉजी है, ये खाने की प्लेट में चटनी और मिठाई की तरह काम करती है। जैसे मान लीजिए आपको बेसिक फूड क्या खाना है, यदि आप खाना खा रहे हैं तो आपके लिए दाल, रोटी, सब्ज़ी होनी बहुत हाँ। ज़रूरी है। और यदि आप साउथ में काम करते हो आपके लिए चावल, दाल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप उसके साथ में 2-3 तरीके की चटनियाँ भी ले सकते हैं, सब्ज़ी एक आप एक्स्ट्रा बना सकते हैं। आप एक अच्छा बढ़िया खाने को एक हाँ। डेकोरम दे सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी और वास्तु आपकी वैसे हेल्प करती है। इन सब का जो फादर है वो एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी यदि आपकी लाइफ में प्रॉमिस करती है कि आपको ये क्रोनिक डिसीज हो सकती है और आपने अपने घर में वास्तु भी खराब कर रखा है तो उसको मल्टीप्लाई कर देगी। अच्छा। आपने नंबर्स को भी खराब कर रखा है तो चीज़ आपको सब मल्टीप्लाई कर देगी। यदि आपकी कुंडली में वो प्रॉमिस नहीं है तो आपके घर में कितने भी वास्तु दोष हों तो वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होंगी, वो चीज़ें नहीं पनपेंगी। लेकिन आप वास्तु खराब करके बैठे हो, कुंडली अच्छी है तो आपको पहुँचना था एक लेवल पे 10,000 करोड़ आपको लाइफ में कमाने थे, तो हो सकता है आप 2-3 हज़ार करोड़ ही कमाओ। तो यदि आप तीनों चीज़ों को क्लब करके इन चीज़ों को क्लब करके आप रेमेडी लेते हैं, आप काम करते हैं, तो आप जिस उद्देश्य के लिए आप लाइफ में आए हैं, वो उद्देश्य अपनी लाइफ में पूरा कर लेते हैं। बिल्कुल, अब अपन जैसे वास्तु की बात कर रहे थे, है तो चटनी लेकिन चाहिए तो सही टेस्ट के मैं लिए। ये कह रहा हूँ मैडम वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको ये नहीं हाँ। कहता कि वास्तु का रोल नहीं है। आप ये देखो कि एस्ट्रोलॉजी से ही वास्तु है। हाँ, यदि बिल्कुल। अभी आप देखिए कुछ इंडिया में कुछ लोग वास्तु एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, दे डोंट नो एबीसीडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इनकम्प्लीट नॉलेज हो गया। इनकम्प्लीट नॉलेज होगा तो मेरे कहना दे डोंट नो। अभी इंडिया में बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, दे डोंट नो एस्ट्रोलॉजी। हाँ, बिल्कुल। और कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं, दे डोंट नो न्यूमरोलॉजी एंड दे डोंट नो वास्तु। तो इसका मतलब ये सब चीज़ें आपस में देवी-देवता से पूरा बनी हुई है। ट्रायोलॉजी है, चाहिए पूरा तो तीनों ट्रायोलॉजी है। चाहिए। आप मेरी बात सुनिए, 1 नंबर कौन से ग्रह से देखा जाता है? सूर्य ग्रह सूर्य। से। 2 नंबर किसे देखा जाता है? चंद्रमा ग्रह से। तो ये चंद्रमा और सूर्य कहाँ से आए? एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से अब आ आप रहा है एस्ट्रोलॉजी सब। से आए। हाँ। अब आपने बोला कि नॉर्थ की दिशा कौन से ग्रह की है? गुरु ग्रह की है। ईस्ट दिशा सूर्य बिल्कुल। ग्रह की है। साउथ की दिशा शुक्र ग्रह की है। दक्षिण दिशा जो मंगल ग्रह है। हाँ, तो तो ये सब ग्रह कहाँ से आए? फादर से आ रहे हैं। फादर। मैं आपको ये कहने की जरूरत है कि करने सब कुछ पड़ेगा हाँ। आपको। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि वास्तु नहीं करना है। हम्म। मैं आपको ये नहीं कह रहा न्यूमरोलॉजी। मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक अकेला ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ अभी इंडिया में जो तीनों टेक्निक से किसी को रेमेडी बताता हूँ। लोग लिखते तो हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु। आप मेरा एक सेशन लेके देखिए जिसमें एक फ्री सेशन भी लेते हैं, एक हमने सेशन भी लेते हैं। और अभी अब मैंने अपने ही कंसल्टेंसी के अंदर एक डाइटिशियन को और एक साइकोलॉजिस्ट को भी ऐड किया है। मैं इंडिया का पहला ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसमें एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी में डाइटिशियन भी और साइकोलॉजिस्ट भी को भी ऐड कि किया। खाना क्या है, जैसे खाना क्या चंद्रमा है? के लिए होते हैं सफेद चीजें अवॉइड करनी है, खाने में हाँ, मिठाई कौन सी चीज़ जैसे आपका बुध ग्रह खराब है हाँ, तो आपको पालक नहीं खानी चाहिए। अच्छा। आप पालक चौड़े पत्ते वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, अच्छा। लेकिन आप हरी चीज़ें खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं। जैसे बथुआ आप खा सकते हाँ, हैं, छोटे मेथी पत्ते वेथी वाली खा हाँ, सकते कुछ भी हैं। खा सकते हैं लेकिन चौड़े पत्ते वाली पौधे आपको नहीं अच्छा, खानी मतलब चाहिए। इनका भी कनेक्शन होता है। अरे 100% जो ये आहार से बने विचार, बिल्कुल। ठीक है, साइकोलॉजी, मन, मून। आपकी बॉडी में पानी कितने परसेंट है? 70% 70%। ब्रह्मांड में पानी कितने परसेंट है? 70%। अच्छा। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, कितना हार्ड से हार्ड प्रोजेक्ट है, बिना पानी के बना है क्या? सरिया, लोहा बिना पानी के बनता है क्या? हर चीज में पानी की जरूरत है। तो और जो पानी है वो कौन से ग्रह से देखा जाता है? मून से। मून का मतलब मन, तो मतलब कि साइकोलॉजी की पूरी स्टडी मून ग्रह पे आधारित है। और जो आप जो खाना खाते हैं जिससे आपकी बॉडी से काम करते हैं, ये कौन से? सूर्य और मंगल पे। आपका देखिए ना कि रोग ऋण शत्रु का हाउस कौन सा है? छठा रोग ऋण शत्रु का है। और किसी भी हाउस को जो नेगेट करता है, उसको जो सबसे दुश्मन ग्रह है वो उसका पीछे वाला हाउस है। तो छठे घर का पीछे वाला कौन सा हो गया? 5 नंबर। तो 5 नंबर हाउस में जो काल पुरुष की राशि है वो कौन सी आती है? 5 नंबर की राशि आती है, सिंह राशि। और सिंह राशि यानी कि सूर्य। तो सूर्य मतलब सूर्य का किसका कारक सिग्निफिकेंट प्लैनेट हो गया? हेल्थ का, इम्यूनिटी का। तो है अब जो भगवान श्री राम है ये सूर्य ग्रह से देखे जाते हैं। और आपको किसी भी इंटरव्यू के अंदर आज तक किसी ने नहीं बताया कि श्री कृष्ण कौन से ग्रह से देखे जाते हैं? चंद्रमा ग्रह से। भगवान सूर्य को, भगवान श्री राम को सूर्यवंशी कहा जाता है और भगवान कृष्ण को चंद्रवंशी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कर्क लगन से देखे जाते हैं। उन इनका जन्म कृष्णाष्टमी, कृष्ण जी का जन्म था वो आपको पता है कि कौन से पक्ष में था? कृष्ण पक्ष में हुआ था। और भगवान श्री राम का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ था। तो अभी भी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, आपके इंटरव्यू के माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहूंगा कि जो जिनका जन्म भी शुक्ल पक्ष को हुआ है वे राम के वंश माने जाते हैं, और जिनका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है वे कृष्ण के वंश माने जाते हैं। और जो कृष्ण पक्ष के लोग हैं, कृष्ण वंशज के लोग हैं, वो येन केन प्रकृत दुनिया को जीतना जानते हैं।
और उनको उनको स्मार्टनेस भी आती है, झूठ बोलना भी आता है, दे डोंट नो एवरीथिंग। उनको मालूम है कि सामने वाली दुनिया मैंने कैसे जीतनी है। और जो शुक्ल पक्ष के लोग हैं वे थोड़े से ईमानदार होते हैं, वे थोड़े से सौम्य होते हैं, वे अपने आप को ज़्यादा दिखावा नहीं चाहते हैं। वो जैसा उन्हें मिला उसको तरीके को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन्हें वनवास मिलेगा तो वनवास एक्सेप्ट कर लेंगे, उन्हें राज्य मिलेगा तो वो राज्य एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब उनके अंदर ये इनकी इन प्रकरण वाली क्रिया नहीं है। तो जो 5वां घर मैंने कौन सा बोला था किसका है? सूर्य का है। सूर्य हेल्थ का है। तो अभी मैंने एक यूट्यूब चैनल पे एक मंत्र अपलोड किया है, राम कृपा नासे ही सब रोगा, जो यही भांति बने सजों का। यदि आपके घर में कोई भी बड़ा से बड़ा रोगी भी है, आप उसको राम नाम की कथा सुना देते हैं, राम नाम की चर्चा करते हैं, राम से बड़ा भी राम का नाम है, तो वह रोगी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, उसकी हेल्थ इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। वह आप जैसे मान लो किसी को भी हेल्थ का मिसमैनेजमेंट है, तो राम नाम का नाम लेना शुरू कर दे, देखिए उसकी हेल्थ बहुत जल्दी से रिकवर होना शुरू रिकवर हो जाएगी। और आचार्य जी, हम ये बड़े बड़े दोषों का नाम सुनते हैं, कोई काल सर्प दोष है, कोई मांगलिक का भी दोष माना जाता है, ये क्या है? मतलब ये सिर्फ डर है या मतलब क्या है इनके पीछे का? देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया कि काल सर्प दोष। सबसे पहले अपने मांगलिक दोष की बात इसके बाद में करता हूँ। एक सूर्य ग्रहण है, एक चंद्रमा ग्रहण है, तो हम इनके बारे में सभी के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा आपसे मैं करूंगा और लोगों को उसके बारे में अच्छी जानकारी मिली। काल सर्प दोष का मतलब क्या है कि राहु और केतु को सांप कहा गया है। अच्छा। काल सर्प, सर्प मैंने सांप, स्नेक। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सांप है, स्नेक है, उसको राहु केतु का, जिसमें सांप का जो मुंह है, फेस है, उसे राहु कहा गया है, और जो उसकी टेल है उसको केतु कहा गया है। जब आपके होरोस्कोप के अंदर सभी के सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, तो उसे काल सर्प दोष कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि राहु आपका पहले घर में है और केतु आपका 7वें घर में है, और आपके बाकी सातों के सातों ग्रह पहले से 7वें ग्रह के अंदर में आ गए, तो इसे काल सर्प दोष का, मतलब आप राहु और केतु की कहीं ना कहीं पीड़ा से ग्रसित हैं। तो मतलब आपके अंदर मतलब सांप को आपने चारों तरफ से बांध लिया है, तो आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बाकी के 7 ग्रह हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अब राहु केतु के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि राहु केतु इतने पावरफुल क्यों हैं, क्यों उन्हें काल सर्प दोष कहा गया, क्यों उन्हें सांप का ये नाम दिया गया। एक्चुअली क्या था कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो जब समुद्र मंथन में सबसे लास्ट में जो अमृत निकला था, जिसको धन्वंतरी भगवान देवता लेकर आए थे समुद्र मंथन में, तो ये डिसाइड हुआ था देवी देवताओं के बीच में और दानवों के बीच में, राक्षसों के बीच में, कि जो भी अमृत निकलेगा वह देवी देवताओं के बीच में और राक्षसों के बीच में बराबर मात्रा में बांट देगा। लेकिन अब विष्णु जी को इस बात का मालूम था कि यदि ये अमृत दानवों को पिला दिया जाए तो अमर हो जाएंगे और ये सृष्टि का नाश कर देंगे। तो तब उन्होंने क्या किया कि अपना स्वरूप चेंज किया, और जब उन्होंने स्वरूप चेंज किया तब उन्होंने एक मोहिनी का रूप चेंज करके देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया, और जो राक्षस थे उनको मदिरा पिलानी शुरू कर दी। ठीक है, जब मदिरा उनको पिलानी शुरू कर दी तो सबके सब नशे में धुत हो गए और सबके सब वहां पे गिर गए। लेकिन वहां पे एक राक्षस ऐसा था जिसको इस बात का मालूम चल गया कि देवताओं को तो अमृत पिलाया जा रहा है और राक्षसों को मदिरा पिलाई जा रही है, और मदिरा भी ऐसी पिलाई जा रही है जिसमें विष या मान लीजिए या कुछ ऐसा है कि सब बेहोश हो जाएंगे। तो उन्होंने फिर अपना एक रूप चेंज करके धोखे से वो देवताओं के बीच में जाके बैठ गए। तो वो अमृत सभी को पहले बांटा जा रहा था, तो वो उस राक्षस को भी विष चला गया। तो सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा ग्रह ने उनको पहचान लिया। सूर्य और चंद्रमा ग्रह ने उनको पहचान लिया कि ये तो राक्षस है, ये अपने देवताओं की तो है ही नहीं है। तो उसके पीने का जो स्टाइल था वो समझ में आ गया। तो सूर्य और चंद्रमा ग्रह ने उसको पहचान लिया। उन्होंने तुरंत विष्णु भगवान जी को फोन किया या बताया व्हाट्सएप कर दिया कि भैया ये तो अपना दानव नहीं है, ये तो देवता नहीं है, तो दानव है। तो उन्होंने तुरंत अपना एक्चुअली रूप धारण किया और सुदर्शन के खिलाया और उनकी गर्दन को काट दिया। तो जैसे उनकी गर्दन काटी, एक गर्दन गिर गई पूर्व में, एक गर्दन गिर गई पश्चिम में। देखिए कि अभी आप कभी भी देखेंगे कि राहु केतु किसी भी कुंडली में एक साथ बैठे नहीं हो सकते, ये हमेशा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। क्योंकि जब उनकी गर्दन काटी, एक पूर्व में जाके गिरा, एक जाके पश्चिम में, मतलब उनके दोनों के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस था। तो अब सबको देवी देवताओं के बीच में मीटिंग हुई, बड़ी भारी भयंकर मीटिंग, जैसे मोदी जी की कैबिनेट निकल गई है कि भाई अमृत तो पिला दिया है, गर्दन तक तो चला गया है, नीचे नहीं गया और गर्दन काट दी गई है, अब इधर आ गया, इधर आ गया। तब लेकिन अब राहु केतु ने भी इनको जाके क्षमा मांगी कि भैया
हमें भूल चूक माफ बिल्कुल। करें। भूल चूक माफ हाँ। करें जो भी हुआ है, तब देवी देवता भाई अमर तो प्रिय, तब इनको अपनी ही कैटेगरी में शामिल करना पड़ेगा। तब उनको भी वरदान दिया गया कि जब हमारी आपकी जब भी पूजा होगी तो राहु केतु को भी साथ में मनाया जाना पड़ेगा। और आपने जब सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण की बात करी तो तब क्योंकि इन दोनों को बचाना किसने था, सूर्य और चंद्रमा ने बचाना था। तो इसी वजह से इनको ही तो ग्रहण लगता इनको ही है। ग्रहण लगता है क्योंकि अच्छा। सूर्य को जो ग्रहण लगाते हैं वो राहु और केतु लगाते हैं, और चंद्रमा को भी ग्रहण कौन लगाता है, सूर्य और केतु ही लगाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि इनको राहु केतु सबसे बड़े दुश्मन अपना किसको मानते हैं, सूर्य और चंद्रमा को मानते हैं। और इन्होंने आज बताया भी था, मुझे बात बताइए कि 9 ग्रहों में से सब सूर्य ग्रहों का राजा किसे कहा जाता है, सूर्य को ही। सूर्य को। और राहु को किसी ग्रहों का राजा नहीं कहा जाता, लेकिन उसके बावजूद भी सूर्य एकमात्र ग्रह से डरता है, और वो ग्रह कौन सा है, राहु और केतु। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, और ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए कि सूर्य ग्रहों का राजा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? सारे सूर्य ग्रह उसके अराउंड चक्कर काटते हैं। अराउंड चक्कर नहीं, अब देखिए आप एक सूर्य ही एकमात्र ग्रह है आपकी कुंडली में ऐसा है जहां पे भी वो बैठा होगा उसके साथ में 2-3 ग्रह और बैठे होंगे। एक ग्रह तो उसके साथ में पक्का ही मिलेगा, नहीं तो उसके अगले हाउस में या उसके पिछले हाउस में आपको 2-3 ग्रह पक्के मिलेंगे। बाकी किसी के साथ में ग्रह हो चाहे नहीं हो, सूर्य एकमात्र ग्रह ऐसा है जिसके साथ में आपको एक दो, क्योंकि राजा को कभी भी अकेला चलने की आदत नहीं होती है। सूर्य राजा है, राजा था और राजा रहेगा। मतलब उनके साथ कोई ना कोई ग्रह होगा ही। आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप अपनी कुंडली उठा के देख लीजिए। हाँ। पूरा चलिए, वर्ल्ड आज का हम कोई अपनी भी कुंडली उठा के देख कोई भी लेंगे। पूरा वर्ल्ड में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, चाहे वो हम्म। नरेंद्र मोदी हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हूँ, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, हर की कुंडली में सूर्य के साथ में कोई ना कोई ग्रह आपको साथ में जरूर मिलेगा। तो सर हम जैसे ये हाउसेस की बात कर रहे हैं ना अभी, तो 12 घर होते हैं, तो इसमें मतलब कौन से घर में किस ग्रह का होना सबसे खराब माना जाता है? मतलब घरों की अगर हम बात कर रहे हैं हाउसेस में, कौन से घरों का अच्छा होना, मतलब बुरा भी होना और अच्छा भी होना, मतलब देखिए इसमें बहुत बड़ी इसमें फिर में बहुत बड़ी कहानियां हैं। जैसे सूर्य पहले घर में अच्छा माना जाता है और सूर्य 7वें घर में नीच का माना जाता है। ऐसे चंद्रमा दूसरे घर में अच्छा माना जाता है और 8वें घर में नीच का माना जाता है। तीसरा घर एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे कोई भी ग्रह ना उच्च का है ना नीच का है, न्यूट्रल है वो। न्यूट्रल ग्रह है। चौथा जो घर है वहाँ पे गुरु उच्च का है और मंगल नीच का है। अच्छा। तो 5वां जो घर है वह भी घर ऐसा है जिसमें ना तो कोई उच्च का है ना कोई नीच का है। छठे घर में बुध उच्च का है और शुक्र नीच का है, और 7वें घर में शनि उच्च का है, सूर्य नीच का है। फिर 8वां घर जिसमें चंद्रमा नीच का है, उच्च का वहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है। 9वां ग्रह भी ऐसा है जहाँ पे ना उच्च का है ना कोई नीच का है, और 10वां घर ऐसा है जिसमें मंगल उच्च का है और गुरु नीच का है। 11th हाउस फिर एक ऐसा घर है जहाँ पे ना कोई घर उच्च का है ना कोई नीच का है। फिर 12वें घर में शुक्र उच्च का है और बुध नीच का है। अब एक राहु केतु के बारे में बात की जाती है कि ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो 2 भावों में उच्च के होते हैं, तीसरे हाउस में और छठे हाउस में, क्योंकि ये दोनों जो घर हैं ये बुध के घर हैं। तो बुध को भारतीय एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग नपुंसक ग्रह कहा जाता है। जैसे नपुंसक मतलब कि जिसके साथ में बैठेगा ये वैसा हो जाएगा। तो बुध एक मात्र ऐसा ग्रह है, उसका खुद का कोई रंग नहीं है, वो देवताओं के साथ बैठेगा तो देवताओं जैसा हो जाएगा, दानवों के साथ बैठेगा तो दानवों के साथ हो जाएगा। तो इसलिए उसने बुध ग्रह को अपना दुश्मन नहीं माना है। यदि वो तीसरे घर में और छठे घर में बुध ग्रह जो राहु उच्च का माना गया है, और 9वें घर में और 12वें घर में राहु को नीच का माना गया है, क्योंकि वह गुरु की दोनों राशियां हैं। और गुरु जिसको धर्म का गुरु माना गया है और जो देवताओं का गुरु था वो राहु, जिसे दानवों का राजा कहा गया, तो इसलिए आपस में उनकी सबसे बड़ी शत्रुता है। अब इसके पीछे और भी बहुत कहानियां हैं कि सूर्य पहले में उच्च का क्यों होता है और 7वें में नीच का क्यों होता है। यदि इसके बारे में बात करेंगे तो हमें 3-4 घंटे लग जाएंगे। जब भी कभी और एपिसोड शूट हाँ, तो कभी मैं हर अभी टॉपिक पे एक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाने जा रहा हूँ। यदि मेरा कोर्स अभी अगले 4 से 5 दिनों में लॉन्च भी होने वाला है, तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। मैं आपको जानकर आ रही हूँ जो भी आज की इंटरव्यू में हम बात कर रहे हैं ये पहले किसी भी इंटरव्यू में नहीं हुई है। आपने भी इंटरव्यू देखा होंगे, आपने एस्ट्रोलॉजी के चैनल देखो, तो वाई का जवाब कोई नहीं दे पाएगा। इसीलिए शायद जो यंग जनरेशन है वो क्यूरियस तो है, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी को क्या, जैसे मेरे को भी ऐसे शांति नहीं मिलती कि यार मजा नहीं आया जवाब सुन के, मतलब वाई पता होना बहुत इम्पोर्टेंट। तो मैंने कहा मैं जब वाई की आज मैं मेरे ब्लड के अंदर मैं बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी है, क्यों है, क्योंकि मैंने हर वाई का जवाब ढूंढने की कोशिश की। जब मुझे वाई का जवाब मिला और 4 मेडिस मैंने अपनी लाइफ में की, मेरी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए। आज आपको जानकर आनी होगी
कि मेरे यूट्यूब में 10 लाख सब्सक्राइबर, बिल्कुल 1,64,000 सब्सक्राइबर मेरे इंस्टा पे हैं, सवा हम्म। लाख के करीब फेसबुक पे, हाँ। मतलब टोटली 15 लाख रुपए की फेसबुक मेरी सोशल मीडिया पे कम्युनिटी है, फॉलोइंग है। जबकि इतनी मैं तो पिछले 1 साल से ही प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजर में। अच्छा 1 साल से लगा हूँ। मैंने भी अपना ऑफिस 25 सितंबर को ओपन किया है। अच्छा। उससे पहले तो बहुत पब्लिसिटी चल रही थी। अच्छा मेरा ऑफिस तो था ही नहीं, मैं गंगानगर में काम कर रहा था, लोग आ रहे थे। तो 25 सितंबर को लॉन्च किया, जब मेरे यूट्यूब के अंदर मात्र 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं थे, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे 100 भी नहीं थे। तो आप देखो ना कि किस तरीके से आज कंटेंट को लोगों ने मेरे को सराहा है। तो मैं इस दुनिया को, उस जनता को, जो जनता जनार्दन है, जिसने इतना प्यार दिया है, सबको मैं नमन करना चाहूँगा। और कहीं न कहीं इस एस्ट्रोलॉजी की मदद से ये सब पॉसिबल हुआ है। बिल्कुल तो मैं उस एस्ट्रोलॉजी किस प्रकार से इसमें एक हाउस होता है, थर्ड हाउस, अच्छा। जिसे नेम एंड फेम का हाउस कहा जाता है, हम्म। जिसे पराक्रम का हाउस कहा जाता है। हम्म। यदि उस हाउस में जो राशि बैठी है, उस दिशा में आप अपने यूट्यूब का चैनल, जैसे आपने पॉडकास्ट शुरू किया है, आप मेरे से हाँ, एस्ट्रोलॉजी में आपका नॉलेज आशीर्वाद तो वैसे भी हमें प्राप्त चाहिए करवाइए। होता। मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने चैनल को वहाँ पे लगा दीजिए। हम्म। तो आप देखेंगे किस तरीके से आपके यूट्यूब के फॉलोअर बढ़ना शुरू हो जाएँगे, लोग आपको देखना शुरू कर देंगे, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। इसमें यहाँ पे बैठ के आप पॉडकास्ट शूट कीजिए, तो लोग देखेंगे, जो भी आप पॉडकास्ट करेंगे, तो लोग उसको आपकी वेट करेंगे कि इसका कब इंटरव्यू आए, कब हम उनको देखें। ये कंसल्टेशन तो लेनी पड़ेगी जैसे महाराज जी, हम कई लोगों के पास जाते हैं, हम कई बार कई लोग डरा भी देते हैं बड़े बड़े दोषों, जैसे काल सर्प दोष है, उसके बारे में आपने बता दी, मांगलिक दोष के बारे में भी लोग बोलते हैं। ये क्या है, मतलब क्या कहानी इसके पीछे भी है, या क्या कारण है, या डेंजरस है कि नहीं है जितना बताया जाता है? देखो, मैं आज आपको मांगलिक दोष के बारे में, कुंडली मिलान के बारे में बताऊंगा। बहुत ही रोचक तथ्य आपको बताऊंगा, जो आज तक एस्ट्रोलॉजी के इतिहास में कभी किसी चैनल के माध्यम से नहीं बताए गए हैं। और मेरे साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटी, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। मांगलिक दोष एक्चुअली होता क्या है? मांगलिक माने मंगल आपका खराब हो जाए। आपने अक्सर सुना होगा कि आपकी शादी मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका ये जो काम है कार्य ये मंगलमय हो। मंगलमय हो, मंगल अमंगल ना हो जाए, चीजें अमंगल ना हो जाए। तो इसके बारे में हमेशा कामना की जाती है, इस बारे में बातें की जाती है। क्या आपने कभी सुना है कि मंगल ग्रह के अलावा किसी और ग्रह के बारे में ये बातें की गई? नहीं। तो मतलब मांगलिक होना कितना बड़ा दोष है आपकी कुंडली में, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मंगल अमंगल ना हो जाए। मांगलिक होना कि मतलब मंगल आपका अमंगल हो गया है। अब मंगल आपको उतने आपके मंगल अब अच्छे प्रभाव देने की बजाय आपको बुरे प्रभाव आपकी कुंडली में दे रहा है। मंगल यदि एक मात्र ऐसा ग्रह है, यदि वो खराब हो जाए तो आपके लोगों से शत्रुता हो जाती है, कोर्ट केस हो जाते हैं, कर्जा हो जाता है, लोन हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, आपके अंदर गुस्सा उग्र हो जाता है, आदमी लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाता है। तो पुराने टाइम में ये कहा गया था कि यदि कोई लड़की या लड़का मांगलिक है, उसकी शादी भी मांगलिक से कर दो। तो मतलब मंगल उसका अमंगल हो गया है। तो इसका दो अमंगल आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे तो कोई किसी से कम नहीं होगा, और लड़ भिड़ के अपने आप शांत होके बैठ जाएंगे। तो जब मतलब कि एक आतंकवादी को दूसरा कौन सा मिल गया, एक आतंकवादी मिल गया। तो मतलब जब उनको फिर वो ऐसा मानना है शत्रु आपस में क्या कर लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि मांगलिक की शादी मांगलिक। पहले तो मंगल को समझने की कोशिश कीजिए। तो मैंने क्या बोला था कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी शादी मंगलमय हो, काम मंगलमय हो, मंगल भवन या मंगलहारी। एक हनुमान जी को बोला गया कि जिन्होंने, एक हनुमान ही एकमात्र देवता ऐसे थे जिन्होंने मंगल ग्रह पर विजय प्राप्त की थी। तो ये कहा था मंगल भवन या मंगलहारी को करने वाला कौन सा ग्रह है? हनुमान ग्रह है। हनुमान जी एकमात्र ऐसे ग्रह जिन्होंने, तभी आज के टाइम में कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा कौन से ग्रह की होती है? हनुमान जी ग्रह की होती है। राम से भी बड़ा कौन है? हनुमान जी। राम से बड़ा राम का नाम है, लेकिन हनुमान जी की पूजा आज के समय में भी किसी भी देवता से ज्यादा होती है, क्योंकि कलयुग के ऊपर यदि कोई राहु के ऊपर भारी है तो वो राम से भी ज्यादा भारी हनुमान जी हैं, वो राम से भी ज्यादा भारी मंगल है। तो ऐसी बातें की जाती हैं। अब मंगल, जब आदमी लोन लेता है, आदमी कर्जे पे कब कब होता है? जब आप मंगल, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मंगल पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति कर्जे में आ जाता है। मंगल पीड़ित हो जाए तो लोगों को शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, काम करने का मन नहीं करता, आदमी आलसी हो जाता है। अमंगल कैसे होता है? जब किसी का मंगल चौथे ग्रह में हो, मंगल छठे घर में हो, मंगल 7वें घर में हो, मंगल 8वें घर में हो, और मंगल 12वें घर में हो, मंगल शनि के साथ में हो, मंगल राहु के साथ में हो, मंगल केतु के साथ में हो, मंगल बुध के साथ में हो, और या फिर मंगल के ऊपर इन सभी ग्रहों की किसी न किसी ग्रहों की युति हो, दृष्टि हो, किसी भी प्रकार से यदि मंगल के ग्रहों से संबंध बन गया तो आपका मंगल अमंगल हो गया। और कोई भी कोर्ट केसेस, विवाद, एक्सीडेंट, ऑपरेशन कौन करवाता है? मंगल करवाता है।
तो मंगल होना कितना भारी नुकसान है। आपने अक्सर सुना होगा कि हनुमान जी के मंदिर में सवा मणि चढ़ा के आओ, बिल्कुल। पर अब हम राजस्थान के हैं, सिंदूर चढ़ा के सिंदूर चढ़ा के आओ, सवा मणि। पहले मैं सवा मणि के बारे में बात हाँ, करता हूँ। सवा मणि क्यों कहा जाता है? मंगल माने मीठा, हम्म। मंगल माने मीठा। मीठा। तो यदि आप मांगलिक हैं, तो आज आपको एक बहुत बड़ी रेमेडी बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या उपाय करना है, आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाना है, प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर में जाना है, वहां पे सवा मणि चढ़ाकर आनी है। आप किसी भी विवाद में फंसे हुए हैं, आप किसी भी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, आपके ऊपर लीगल केस चल रहे हैं, आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो हनुमान जी के मंदिर में सवा मणि चढ़ा के आइए, और एक कहकर भी आइए कि मैं इस केस से बाहर आ जाऊंगा, दोबारा फिर चढ़ा के आऊंगा। आप देखेंगे तुरंत आप केस से बाहर आना शुरू कीजिए। लेकिन अक्सर लोग क्या गलती कर रहे हैं इस लोग के जमाने में, कि 50 किलो का प्रसाद तो घर पे बनाते हैं और वहां पे ले जाते हैं 1 किलो, और बाकी लेके आते हैं घर पे और अपने रिश्तेदारों को बांट देते हैं, और 10 किलो 5 किलो खुद खा लेते हैं। अरे भैया, आपका जो अमंगल था वो तो अपने रिश्तेदारों में बांट दिया, और आधा आपने खुद ने खा लिया। वो तो आपकी जन्म क्या हुआ, वो तो आपकी जो आपस में बढ़ गया, आपस में बट गया। तो मैं आपको पहले बताता हूँ, यदि आपके पास किसी के भी सौ मणि का प्रसाद आए तो आपको खाना नहीं चाहिए, मतलब सवा मणि का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। अब क्योंकि वो तो उसका मंगल आप खा रहे हैं ना। पर जैसे सवा मणि में तो बुलाते हैं, जैसे मंदिर में हो रही है, हाँ। तो वहाँ निमंत्रण मिलता है ना कि सवा मणि है, आ जाइए, सवा तो मणि वहाँ है बैठा के खिलाते तो हैं। देखिए, अब इसे मान देखिए किसको सवा मणि करनी चाहिए और किसको सवा मणि नहीं करनी चाहिए। सवा मणि उस व्यक्ति को करनी चाहिए। आजकल सवा मणि करना शौक बन गया है, हाँ, इसको ट्रेंड बन गया है। हाँ। ऐसा उसको सवा मणि का नाम मत दीजिए, आप उसको प्रसाद का नाम दीजिए, भोजन हो गया, भोजन का नाम दीजिए, एक सह भोज का नाम दे दीजिए। आप उसको सवा मणि का नाम मत दीजिए। सवा मणि यदि मीठे के रूप में की जा रही है, वो तभी की जाती है जब मंगल आपका खराब किया जाता है, और उसमें से एक प्रसाद का दाना भी घर पर नहीं लेके आया जाता। तो पूरा का पूरा प्रसाद वहीं पे आपको वितरण करना होता है, किसी भी गरीबों को या किसी भी लोगों को जो आपके परिवार के नहीं हैं। आपको उसमें से यदि कुछ प्रसाद लेकर भी आना है तो 50 किलो के अलावा आप प्रसाद 1 किलो का डिब्बा साथ में लेकर जाइए, और वो प्रसाद बोलिए कि ये प्रसाद अलग से भोग लगाइए, ये हमारे लिए, हम घर पे खाएंगे। और ये 50 किलो जो मैं अपने मंगल सवा मन का मतलब क्या होता है, एक मन में कितने किलो होता है? 40 किलो। सवा मन में नहीं, 50 किलो। तो जितना मीठा बांटोगे, और मीठे में भी यदि आप तला हुआ मीठा बांटते हैं, जैसे जलेबी, इमरती, गुलाब जामुन, तो आपके लिए ज्यादा, या बूंदी के लड्डू। अभी जो लड्डू बट रहे हैं बूंदी के थोड़े ना, सिंपल लड्डू हैं, उनका प्रभाव ही इतना नहीं है। आप बूंदी के लड्डू बांटिए, जो तली हुई बूंदी के लड्डू बांटिए, तो ये तब जाके आपका मंगल ठीक होगा। जितना आप कितने भी बड़े से बड़े मांगलिक यहाँ पे आप आपके चैनल के माध्यम से बच्चे देख रहे हैं, आप पर 50 किलो का प्रसाद एक साल में 100 मिलने का लगाना शुरू कर दीजिए, आपका मंगल कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आप लाल कपड़े पहनना बंद कर दीजिए, आप तंदूर की रोटी खाना बंद कर दीजिए, गरम गरम खाना खाना बंद कर दीजिए, अपने भाई के साथ में संबंध अच्छे कर लीजिए। और मंगल का मतलब है कि जो भी लोग आपके घर में कुछ कोरियर वाले आते हैं, जो मेहनत वाले लोग हैं, उनको पानी पिलाना शुरू कर दीजिए, मीठा खिला, जो भी घर पे गेस्ट आते हैं उनको मीठा खिलाना शुरू कर दीजिए, आपका मंगल ठीक हो जाएगा। आप एक हनुमान चालीसा रोज पढ़ना शुरू कीजिए, आपका मंगल ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये मंगल की बात ये हो गया कि मांगलिक दोष होता है, लेकिन उसका मैंने आपको मांगलिक दोष का रेमेडी बता दी, और मांगलिक दोष के होने के आपको कारण भी बताएं, उसके क्या प्रभाव आपकी लाइफ में रहेंगे वो भी आपको मैंने बता दिए। अब दूसरा बात है कि कुंडली मिलान, जो मैं बताता हूँ कि आज की डेट में जितने भी लोग हैं चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो कुंडली मिलान में वो क्या करते हैं, गुण मिलान करते हैं कि आपकी शादी में आपके आपस में कितने गुण मिलान होते हैं, 36 में से कितने गुण आपके मिलते हैं। तो गुण तो मिलान करते हैं, लेकिन कोई भी एस्ट्रोलॉजर, मैं भारत के इतिहास में इस बात को ताल ठोके कहता हूँ, वो 7वां हाउस चेक नहीं करता। स्टेबिलिटी का हाउस कौन सा है, रिश्तों का घर कौन सा है? 7वां घर शादी का घर है। आप रिश्तों को ये तो चेक कर लेते हैं कि आपके आपस में गुण कितने मिलान हो रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि उसकी लाइफ में शादी की स्टेबिलिटी है कि नहीं है। यदि आपके 36 में से 33 गुण भी मिल जाएं और आपका 7वां घर खराब है, तो आपकी शादी नहीं चलेगी। इसका मतलब आपस में तालमेल तो हो गया, लेकिन जब शादी का घर ही बेकार है तो गुण मिलान क्या करेगा? तो 7वें घर में क्या होना चाहिए जो खराब करेगा, और घर जो में, अच्छा है तो मतलब? हाँ जी, 7वें घर में शुक्र ग्रह होना चाहिए, 7वें घर में बुध ग्रह होना चाहिए, 7वें घर का मालिक 12वें घर में, दूसरे घर में या छठे घर में नहीं बैठा होना चाहिए, 7वें घर का मालिक 8वें घर में नहीं बैठा होना चाहिए। 7वें घर का मालिक यदि 8वें घर में बैठेगा तो दोनों में से एक जने की तबीयत खराब रहने लग जाएगी, आप चेक कर लीजिए। 7वें घर का मालिक छठे घर में बैठ गया तो सामने वाला पार्टनर आप पर कोर्ट केस कर देगा। 7वें घर का मालिक दूसरे घर में जाके बैठ गया तो सामने वाला बंदा आप पर ब्लैक मैजिक, मानतांत्रिक क्रिया करने लग जाएगा। और 7वें घर का मालिक यदि छठे घर में जाके बैठ गया तो सामने वाला बिना कारण बताए आपसे अलग होना चाहेगा। वो कहेगा मुझे अब आपके साथ में नहीं रहना है, मैं अब कुछ नहीं करूंगा। लेकिन
इन सब के बाद गुरु की दृष्टि वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यदि किसी का मालिक, जो मैंने 4 पोजीशन बताई, यहाँ पे बैठा हुआ है लेकिन गुरु की दृष्टि है, तो आदमी जाकर उस पीड़ा से बच जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरे पास मैं आपको एक बहुत बड़ा इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे पंजाब के एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी मेरे पास आए, तो उन्होंने 2 कुंडलियाँ मेरे को भेजी। तो कहते कि आचार्य जी, आप मुझे 2 कुंडलियों के बारे में इसको बताइए कि कौन सी कुंडली मैच कर रही है। तो एक में से 36 में से 33 गुण मैच हो रहे थे, और एक में 36 में से 23 गुण या 24 गुण, 23.5 गुण मैच हो रहे थे। तो मैंने इसका गहन अध्ययन किया। मैंने कहा तो ये इतने बड़े ऑफिसर हैं, तो इन्होंने मेरे से पहले भी कुंडली किसी ना किसी को तो दिखाई होगी, जनरल आदमी दिखाता भी है। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा कीजिए कि जो 36 में से 33 गुण है और 36 में से 24 गुण है, आप किसको प्रेफर करेंगे? कहते रहे ऑब्वियसली मैं 36 में से 33 को प्रेफर करूंगा। मैंने बोला कि जहां तक मेरा मन कहता है कि आप 36 में से 24 वाले को प्रेफर कीजिए, और आप इसमें नहीं चाहिए। ही शाउटेड ऑन मी। उसने मेरे को चिल्लाना शुरू कर दिया, किसने आपको आचार्य बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, ये ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी को बदनाम करने में लगे हैं। सारी दुनिया को मैंने 20 एस्ट्रोलॉजी को दिखा दिया, सब लोग इसको कह रहे हैं, और ये आचार्य जी नए आए हैं, नए जन्म लिया है, और ये इसको कह रहे हैं, ये एस्ट्रोलॉजी को बदनाम कर रहे हैं। मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। मैंने ठीक है, मैंने जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। दोनों की तरफ से भारी भरकम पैसा लगाया गया। शादी को 6 महीने भी नहीं हुए थे, शादी टूट गई। ना लड़का लड़की के साथ में रहना चाहता है, ना लड़की लड़की के साथ में रहना। दोनों तरफ से केस हो गया, और दोनों अच्छी फैमिली से, अरबपति खरबपति से, दोनों के एक ही बच्चा था। अब मुझे उनका 6 महीने का मुझे दोबारा फोन आया, तो कहता आचार्य जी अब एटीट्यूड नहीं कम है, एटीट्यूड उतना ही है, एटीट्यूड कम नहीं है, रस्सी जल गई बल नहीं गया है। आचार्य जी वो आपने कैसे कहा था कि बच्चे कम हो जाएंगे, मुझे लगता है कि ये सब आपकी बात। अरे मैंने कहा सर आपने गुण तो मिला ली, आपने 7वां घर देखा ही नहीं है। दोनों बच्चों का ही 7वां घर खराब है, दोनों बच्चों के 7वें घर में डिस्प्यूट दिखा रहा है, दोनों बच्चों के 7वें घर में डाइवोर्स दिखा रहा है, और केस दिखा रहा है, चीजें दिखा रही है। उसको देखे कहीं से गुण तो बाद में मिलाएंगे, पहले 7वां घर तो दोनों बच्चों को चेक कर लीजिए। तो ये तो आज कहते ही तो हमने सुना ही नहीं है। मैंने कहा ये नहीं सुने तो ऐसा आप भुगत रहे हैं। और आप एस्ट्रोलॉजी क्या समझते हैं कि एक पंडित बैठा हुआ है एक मंदिर में, और वो ब्राह्मण है, वो सदियों से मेरी वीडियो को देखता आ रहा है, और आज भी हम जाएंगे। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि एस्ट्रोलॉजी जिस प्रकार से पहले ऑपरेशन कैसे चीर-फाड़ के होते थे, आज बिना चीर-फाड़ के ऑपरेशन नहीं होने लगे। वैसे एस्ट्रोलॉजी में रोज नए परिवर्तन आ रहे हैं, रोज नई रिसर्चेस हो रही है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है? जिसने जानने की कोशिश की वो आगे बढ़ गया है। और जो आप जैसा लोग DIG आप किस्मत से बने हैं। लोग कहते हैं कि मेहनत से बना हूं। मैं जितने भी लोगों को बताता हूँ, जितने भी सर्जन डॉक्टर हैं उनमें मंगल केतु का योग होगा तभी वो सर्जन हैं। और जितने भी IPS हैं, जितने भी IAS ऑफिसर हैं, उनमें कुंडली में सूर्य और मंगल मजबूत होंगे तो वो IAS हैं। और यदि किसकी कुंडली में सूर्य और मंगल उच्च का होकर नीच का हो गए, वो आतंकवादी बनेंगे। आतंकवादी बनेंगे, लीडर तो है लेकिन आतंकवादी बनेंगे, नेगेटिव। वो एक समाज का सुधारक होगा और एक समाज का विनाशक होगा। लेकिन दोनों की कुंडली में सूर्य और मंगल बलवान होंगे। एक में नीच का होकर बलवान होंगे और एक में उच्च का होकर बलवान होंगे। एक तो समाज को सुधार में काम करेगा और एक समाज को बिगाड़ने में काम करेगा। तो ये पूरे योग हैं, ये पूरी चीजें हैं जो आपको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समझनी पड़ेगी। और आप ये समझते हैं कि मैं कर्मयोगी हूँ, कर्मयोगी तो सर दुनिया सबसे ज्यादा कर्म आज की में मजदूर करता है ना, तो फिर वो अमीर क्यों नहीं है? कर्म, पैसा आदमी के कर्मों से आता है, इसमें कोई डाउट नहीं। पैसा पुण्य से आता है, पैसा संस्कारों से आता है, पैसा आपके पिछले जन्म के किए हुए जो काम है उनसे आया है। पैसा इस जन्म के काम किए उनसे आता है। पैसा आपके भाग्य से आया है, जो आपके माता पिता ने आपके लिए किया है, जो आपने पूर्व जन्म में किया है। यदि को बंदा ये कहे कि मैं सब कुछ हूँ और मैं कर्मयोगी हूँ, मैं ये हूँ, तो भैया आज भी वो खत्म है। उसका समय आएगा, समय की दर पलटेगी और वही बंदा एस्ट्रोलॉजी के पास जाएगा और कहेगा साहब मुझे मेरा उपचार या मुझे उपाय बताइए। इस कहानी के अभी कुछ और मजेदार पहलू बाकी हैं। बाकी की कहानी सुनने के लिए स्टे ट्यून टू कॉमनर्स ऑन काउच। और हाँ, चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता, गुड बाय।